जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। मैं हूँ एस डी वर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आखिरी लेक्चर के बारे में, दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सबसे पहली बार किसने बताया? ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। व्हाट इज जेनेटिस्ट? जो जीन्स के बारे में स्टडी करता है, और वो थे डॉक्टर एलेक जेफरी। डॉक्टर एलेक जेफरी, जिन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया था 1984 में। सर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला था, सीआईडी देखा है आपने, है ना? देखा है ना कि नहीं देखा है? तो सीआईडी में क्या होता है, कहीं पर भी अगर क्राइम होता है तो सबसे पहले सीआईडी ऑफिसर्स क्या कहते हैं, क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सेल्स कि जो विक्टिम है उसने किसी चीज़ को हाथ लगाया है क्या, किसी चीज़ को मतलब पानी पिया है क्या, तो पानी पिया है तो ग्लास पे से सेल्स निकालो, है ना? अगर कंघी है आसपास तो कंघी में चेक करो उसमें बाल है क्या, बाल में से डीएनए निकाल लेंगे, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर किसी ने किसी का रेप किया है तो फीमेल का यूटेरस बोलो विजाइना चेक करते हैं, जिसमें स्पर्म होता है ना, आसपास चेक करते हैं, है ना? तो उससे क्या मिलेगा उनको? उससे मिलेगा डीएनए। क्या मिलेगा? डीएनए। और उसी डीएनए पर कौन सा सीक्वेंस है उसको पहचानते हैं, उसके बाद उस विक्टिम के डीएनए को मैच कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या कहते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और देखते हैं क्या होता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज डीएनए प्रोफाइलिंग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? डीएनए प्रोफाइलिंग। क्लियर है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या है? डीएनए प्रोफाइलिंग। क्लियर है? इसको सबसे पहली बार किसने दिया था? ब्रिटिश जेनेटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर एलेक जेफरी। इन्हें इसलिए फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। एक चीज़ ध्यान में रखना, हमारे इंडिया में भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज डॉक्टर लालजी सिंह। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया, द आंसर इज डॉक्टर लालजी सिंह। जबकि अगर पूछे सिर्फ अगर पूछे फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तब आपको आंसर देना है डॉक्टर एलेक जेफरी। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लो, द टेक्निक डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस। यस, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस का मतलब क्या है? डीएनए रेस्ट्रिक्शन मतलब डीएनए पर प्रेजेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन इन्फॉर्मेशन है, उसको पहचान कर डीएनए सीक्वेंस को पहचान कर किसी पर्सन को पहचानना, वही क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर है? इट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब डीएनए में प्रेजेंट जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको पहचानते हैं और उसी पर ये टेक्निक बेस्ड है, दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ध्यान में रखना, लगभग डीएनए पर मेरे में, आप में, अपने पापा मम्मी में, आसपास जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनमें लगभग 99.9% डीएनए इज सेम। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। क्या? हमारे में, आप में, आसपास जितने भी लोग रहते हैं पड़ोसी में, उनमें लगभग 99.9% डीएनए कैसा होता है? सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है। फ़र्क सिर्फ 0.1 होता है, और इसी 0.1% के अलग होने की वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। हम लोग अपनी मम्मी पापा से भी अलग दिखाई देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ 0.1%। क्लियर है क्या? वही चीज़ लिखा हुआ है। अबाउट 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन ऑल पर्सन इज सेम। समझेंगे? ओनली सम शॉर्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमारे डीएनए पर कुछ ही सीक्वेंस होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं? रिपीट होते हैं बार बार। वो कैसे होते हैं? शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं। और इसी शॉर्ट सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं VNTRs। क्या कहते हैं? VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। मैंने क्या बोला? 99.9% डीएनए क्या है? लगभग सबका सेम। सिर्फ 0.1% डीएनए के वजह से ही हम लोग एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। आप अपने पड़ोसी से अलग दिखाई देते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ 0.1%। और यही 0.1% डीएनए है, तो मतलब किसी ना किसी सीक्वेंस से बना होगा ना, तो शॉर्ट सीक्वेंस है। क्या है? शॉर्ट सीक्वेंस। और इसी शॉर्ट सीक्वेंस को क्या कहते हो आप? VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल मतलब अलग, नंबर मतलब बहुत सारे, और टेंडम मतलब शॉर्ट। कितने नंबर हैं? शॉर्ट्स रिपीट्स। समझ में आए? तो मतलब ये जो शॉर्ट सीक्वेंस है ना, आपके डीएनए पे जगह जगह क्या है? रिपीट है। क्या है? रिपीटेड है। मतलब मान लो मेरा जो डीएनए है उसमें 0.1% जो सीक्वेंस है वो VNTR है, और VNTR जो है पूरे डीएनए पर, मान लो मेरे में जो VNTR है वो AAA है। मेरे में जो डीएनए है उसमें AA बार बार रिपीट हो रहा है, तो AA फिर थोड़ी देर बाद
कुछ सीक्वेंस बाद फिर ए रिपीट होगा, फिर कुछ सीक्वेंस बाद फिर ए रिपीट होगा। मतलब मेरे डीएनए पर कोई एक सीक्वेंस है जो बार 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 रिपीट हो रहा है, उसे कहते हैं VNTRs। क्या कहते हैं उसे हम लोग? VNTRs। मान लो किसी पर्सन है, उस पर टी, फिर थोड़ी देर बाद टी, फिर कुछ सीक्वेंस बाद टी, तो उसका मतलब उस पर्सन में कौन सा सीक्वेंस रिपीट हो रहा है बार बार? टी वाला, तो वो क्या हो जाएगा? उसका VNTR हो जाएगा। ध्यान में रखना, जो VNTR होता है लगभग 20 से लेके 100 बेस पेयर हो सकता है। जैसे मेरे में हो सकता है 20 बेस पेयर्स, आप में हो सकते हैं 30 बेस पेयर्स जो बार बार रिपीट होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और बेटा VNTR जो होते हैं वो की फैक्टर होते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग में, यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में आपने देखा होगा डॉक्टर सालुके जो है, CID में डॉक्टर सालुके जो है वो उस सेल में से जो क्राइम सीन से जो हमें मिला हुआ है उसमें किस चीज़ को ढूंढते हैं? उसमें ढूंढते हैं VNTRs। यस, VNTR ही ढूंढते हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, ताकि कौन से पर्सन का डीएनए है। अगर उस डीएनए का जो VNTR है और जो बाकी पर्सन्स है उनमें से किसी का मैच कर गया, मतलब वो विक्टिम है। क्लियर है क्या? ओके, ध्यान में रहेगा ये चीज़। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने पेरेंट्स से अलग क्यों दिखते हैं। वाई डू वी डिफर फ्रॉम आवर पेरेंट्स? क्यों हम लोग अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं? आपने क्लास 11th में सेल डिवीजन वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, है ना? उसमें आपने रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है, बताओ सर। आधे जन तुम्हें को लगता है जानते भी नहीं होंगे रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पैटर्नल जीन्स और मैटरनल जीन्स का मिक्सिंग। मतलब पेरेंट्स से जो जीन आया हुआ है और मदर से जो जीन आया हुआ है, फादर से जो जीन आया हुआ है, मदर से जो जीन आया हुआ है, उसका मिक्सिंग, उसका ब्लेंडिंग, बेसिकली उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो पेरेंट्स और हम लोग अलग दिखने का सबसे पहला रीजन है रिकॉम्बिनेशन, दैट इज पैटर्नल और मैटरनल जीन्स का मिक्सिंग। समझ में आया? तो पैटर्नल और मैटरनल जीन्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से हम लोग अलग दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है बेटा? ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट म्यूटेशन दैट ऑकर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मतलब जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, अगर वहाँ पर कोई म्यूटेशन हो गया, अगर वहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो गया, उसके वजह से भी हम लोग अपने पेरेंट्स से अलग दिखाई दे सकते हैं। क्लियर है? तो बताना ये रीज़न आपको पता था कि नहीं पता था? क्लियर है? ओके, फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। किसके बारे में? स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। सबसे पहला जो है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में क्या करोगे आप? बेसिकली डीएनए को आइसोलेट करोगे। देखो, जो क्राइम सीन से जो आपको डीएनए मिला हुआ है, जो सेल मिला हुआ है, उसमें से सबसे पहला काम होगा आपका डीएनए को निकालना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सेल के अंदर आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फिर डीएनए भी होता है ना? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस सेल में से डीएनए को निकालोगे। सेल में से डीएनए आपने निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? उसका फ्रेगमेंट तैयार करोगे। क्या करोगे? फ्रेगमेंट तैयार करोगे, मतलब डीएनए के टुकड़े कर दोगे, दैट इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दोगे। ठीक है? एक बार आपने डीएनए के जो टुकड़े तैयार किए, हो सकता है ना उसमें कुछ टुकड़े बड़े हों, कुछ टुकड़े छोटे हों, तो उनको अलग करने के लिए आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसका डिटेल लेक्चर आपको जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मिलेगा। ठीक है? फिर आपने एक बार डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो अलग अलग हुए हैं, जो सबसे छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो उनको क्या करोगे आप पता है? एक पेपर लोगे, नाइट्रोसेलुलोज बोलते हैं या फिर फिल्टर पेपर बोलते हैं, उसको क्या करोगे? उसके ऊपर क्या करोगे आप? उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप क्या करोगे? उठा लोगे। उसे बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? सडन ब्लॉटिंग। अब जिस पेपर पे आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिया है, उसको आप हीट दोगे। क्या दोगे? हीट दोगे, हाई टेम्परेचर दोगे, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं? लेबोरेटरी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी डीएनए सीक्वेंसेस बनाकर रखते हैं, जैसे एडेनाइन, थाइमिन, गुआनाइन, साइटोसिन, ये सब का सीक्वेंस बनाकर रखते हैं। वो कैसे होते हैं पता है? रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो प्रोब्स होते हैं। मतलब अगर वो लोग किसी से प्यार करेंगे तो वो लोग चमकने लगेंगे। क्या लगेंगे? चमकने लगेंगे। तो जब आपने टेम्परेचर दिया और हीट देने के बाद दोनों अलग हो गए। अब साइंटिस्ट क्या किए? लेबोरेटरी में से लेकर आए डीएनए प्रोब्स को, उन्हें क्या कहते हो आप? डीएनए प्रोब्स। और डीएनए प्रोब्स को छिड़क देते हैं उस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर। तो जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा, वहाँ पर क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के वजह से अब क्या करोगे? आप अच्छा, जब जुड़ जाएंगे तो क्या बोलोगे? उसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अरे
डीएनए का एक स्ट्रैंड तो हीट करने से अलग हो गया था, और दूसरा स्ट्रैंड किससे बना होगा, जो लेबोरेटरी में से डीएनए प्रोब लाया है साइंटिस्ट ने, है ना, क्लियर है, उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं उसे, हाइब्रिडाइजेशन। और एक बार हाइब्रिडाइजेशन तैयार हो गया, उसके बाद क्या करते हो आप, बेसिकली फोटोग्राफी कराते हो। क्या कराते हो, फोटोग्राफी कराते हो, ठीक है ना, एक्सरे कराते हो इसका। और एक्सरे करने के बाद आपको एक शीट मिलता है, आपको एक पेज मिलता है, उस पर बेसिकली कहीं ना कहीं देखो ऐसा रहता है, ऐसे शीट में ऐसा बेसिकली डीएनए बेसिकली अरेंज होता है। समझ में आई नहीं है, ओके, क्लियर है क्या, ओके ऐसा। तो ये वाला जो एक्सरे है, ये वाला जो एक्सरे है, जिस भी इंसान से मैच कर जाएगा उसके डीएनए के साथ भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, और उसका डीएनए भी जिसका डीएनए भी हमें ऐसा दिखाई देगा, वैसे वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वैसे हम लोग पहचान लेंगे कि भाई यही मुजरिम है। समझ में आ गया, क्लियर है। एक काम करो, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सडन ब्लॉटिंग, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब्स, हाइब्रिडाइजेशन और फोटोग्राफी, ठीक है। ये सीक्वेंस अरेंज करने को भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग देखने वाले वो प्रोसेस जिससे हम लोगों ने डीएनए को आइसोलेट किया और विक्टिम का पता लगाया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, क्राइम सीन से क्या कलेक्ट करना है, डीएनए सैंपल। क्राइम सीन से क्या कलेक्ट करना है, डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल को कलेक्ट करने के बाद डीएनए को निकालना पड़ेगा, यानी डीएनए एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों, क्योंकि हमें प्यूरिफाइड डीएनए चाहिए, ना कि हमें आरएनए चाहिए, ना कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ना कि हमें प्रोटीन चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्यूरिफाइड डीएनए। तो डीएनए सैंपल से सबसे पहले आप क्या करो, प्यूरिफाइड डीएनए को आइसोलेट कर लो। प्यूरिफाइड डीएनए को आइसोलेट करने के बाद आप उस डीएनए को क्या करो, टुकड़ों में काट दो, यानी फ्रेगमेंट्स तैयार कर दो। और ये फ्रेगमेंट्स को तैयार करने के लिए क्या चाहिए आपको, आरई चाहिए, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर देगा, बराबर है। फिर क्या हो जाएंगे, डीएनए के टुकड़े बन जाएंगे, फिर डीएनए के टुकड़े बन जाएंगे। और फिर देखो इधर क्या करेंगे, ये एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंटेनर जैसा लेते हैं, ठीक है, और इसमें ऐसा स्मॉल कंटेनर्स रख दिया जाता है, ठीक है। सैंपल कंटेनर्स यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें ना डीएनए के जो टुकड़े आपने काटे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इसमें भर दिए जाते हैं, इसमें भर दिए जाते हैं, ठीक है, ओके। और इसके अंदर ना हम लोग अगार मीडियम लेते हैं, ठीक है, अगार मीडियम लेते हैं। व्हाट इज अगार जेल, अगार एक तरीके का जेल होता है बेटा। और इस अगार जगह खास बात यह है कि अगार का पूरा जो जेल है, जो पूरा लेयर है ना, उसके अंदर से ना नेटवर्क जैसा होता है, पूरा नेटवर्क जैसा होता है। कैसा होता है, नेटवर्क। छननी देखा है आपको, चाय छानते हैं, है ना, वैसा जाली जो है पूरा उस लेयर के अंदर बीच में प्रेजेंट होता है। समझ में आए, जैसे हम लोग गुफा कैसा होता है, वैसे स्मॉल जाली यानी नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ये पूरा जेल, ठीक है, अगार मीडियम, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं जो डीएनए है यहाँ पर, इस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। और क्या किया जाता है यहाँ पर ना, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है, दैट इज एनोड क्रिएट किया जाता है, ठीक है, एनोड एंड। और ये क्या हो जाएगा, कैथोड एंड। डन है क्या, क्लियर है। नेगेटिव चार्ज है ना, तो कैथोड, एनोड है पॉजिटिव चार्ज। डन है। अब मुझे बताओ क्या होगा, जैसे आप ट्रैफिक में कभी फंसे हो क्या, हाँ बिल्कुल फंसा होगा आपने, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है, घर से बाहर निकले होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो ट्रैफिक अगर आपने देखा होगा, तो सबसे पहले ट्रैफिक में से कौन निकलता है, ट्रैफिक में से सबसे पहले वो निकलता है जो चल के जाता है, बराबर है। फिर कौन निकलता है, फिर साइकिल वाले निकलते हैं, फिर कौन निकलता है, फिर मोटरसाइकिल वाले निकलते हैं। उसके बाद फिर बड़ी गाड़ियाँ मूव करना चालू करती है। मतलब मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, डीएनए के जो टुकड़े तैयार हुए हैं उसमें कुछ फ्रेगमेंट छोटे होंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स बड़े होंगे। तो इस अगार जेल में से, इस कल्चर मीडियम में से सबसे पहले कौन सा फ्रेगमेंट सबसे आगे या सबसे तेज़ी से मूव करेगा, बताओ। जो सबसे छोटा वाला रहेगा, वो आसानी से जाल में से पास हो जाएगा, आराम से नेटवर्क में से पास हो जाएगा, हाँ या ना। तो सबसे तेज़ी से जो सबसे स्मॉल सेगमेंट होगा, जो सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, क्या वो एनोड के सबसे नज़दीक होगा। अच्छा, क्यों एनोड की तरफ ही क्यों जा रहा है बताओ, क्योंकि भाई डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं। ये देखो, है कि नहीं, ऐसा ही दिखाई देगा आपको, है ना। डन है, ओके। देखो सबसे छोटा स्मॉल फ्रेगमेंट है वो सबसे आगे, उसके बाद फिर उसके नीचे, पीछे, उसके फिर पीछे।
क्लियर है क्या? ओके, तो फिर पता है इसे इसे कहते हैं हम लोग, इसी टेक्निक को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं इसमें? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें जेल किसका इस्तेमाल किया जाता है? अगार अगार जो कि ब्राउन एल्गी से मिलता है, ठीक है ना। ओके, एक बार ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पर मिल गए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फिर क्या करते हैं? पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं? पेपर लेते हैं, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर लेते हैं और छापा मारते हैं इस पर। क्या करते हैं? छापा मार के फिर ऐसा लेते हैं, ठीक है। छापा मारने के बाद कुछ देर रखने के बाद फिर उसको निकालते हैं, तो पूरा डीएनए का जो फ्रेगमेंट था वो उस पेपर पे आ जाता है, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे आ जाता है, ठीक है ना। तो जब नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे आ जाता है उसे कहते हैं, देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू नाइट्रोसेल्युलोज पेपर या फिल्टर पेपर, इसे कहते हैं सदन ब्लॉटिंग। जो आपने इस कंटेनर में का जो छापा मारा है, ऐसे छापा करके जो लिया है पेपर पे, इस प्रोसेस को कहते हैं सदन ब्लॉटिंग। क्या कहते हैं? सदन ब्लॉटिंग, मतलब छापा, ठीक है। फिर ये जो सदन ब्लॉटिंग है, इस पर अब तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे हैं? डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड उस जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर है, ध्यान सुनना, जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर है बेटा, उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो जाते हैं? अलग अलग, वही लिखा हुआ है। हीट देने के बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। कैसा बन जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके लिए क्या किया जाता है? लेबोरेटरी के अंदर अलग से डीएनए प्रोब्स को बनाया जाता है। ये डीएनए प्रोब्स बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं इसके। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना हुआ है, जो अलग अलग डीएनए बना हुआ है, जैसे कि मान लो ये अलग अलग करने के बाद आपका ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, 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 और ये कहाँ पर हो रहा है? फिल्टर पेपर पे, यानी नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ सी है, जी है, ए है, ठीक है। तो इसे ए है, टी है, ठीक है, जी है, सी है, ए, ऐसा, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? डीएनए प्रोब्स जो लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, इन सब का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री, डेफिनेटली यहाँ पर कौन बाइंड करेगा? थाइमिन वाला, यहाँ पे भी थाइमिन वाला, यहाँ पे भी थाइमिन वाला, यहाँ पर एडेनाइन वाला, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। चेक करो, यहाँ पर क्या एक डीएनए स्ट्रैंड अलग मिल रहा है जो लेबोरेटरी से बना हुआ है, एक तो पहले जो डीएनए स्ट्रैंड में था, तो इसमें क्या दो स्ट्रैंड नहीं दिख रहे आपको अलग अलग? इसे कहते हैं हाइब्रिड डीएनए। क्या कहते हैं? हाइब्रिड डीएनए। बेसिकली इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए। चेक करो, सिलेक्टेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स एडेड टू द नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। सिलेक्टेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स मतलब जैसा सिंगल स्ट्रैंड इस पर प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से डीएनए प्रोब्स को लिया जाता है लेबोरेटरी में से और इस पे नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे ऐड कर दिया जाता है। इसे ही कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए। तो होगा क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो प्रोब्स थे वो पैर कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस से, जो कि कहां पर थे? डीएनए के स्ट्रैंड पे थे। क्लियर है बेटा? ओके, एक बार ऐसा हो जाएगा फिर इसका इस पेपर का एक्सरे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एक्सरे निकाला जाता है, जिसे कहते हैं फोटोग्राफी। क्या कहते हैं? फोटोग्राफी। इस फोटोग्राफी के बाद पता है हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक फिल्म। क्या मिलेगा? फिल्म। हमें ऐसा देखने मिलेगा। क्लियर है ना? ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसा लाइन मिलेगा, ठीक है। ओके, तो फिल्म एनालाइज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। तो जब इस फिल्म आएगा तो जहाँ जहाँ ये डीएनए प्रोब्स प्रेजेंट रहेगा ना वो चमकेगा, और चमकेगा ना तो ऐसा बैंड बना देता है। समझ में आएगी? नहीं है, चमकेगा तो ऐसे बैंड बन जाता है। क्लियर है? अब कैसे पहचानोगे फिर? देखो, मान लो ये लेते हैं, मान लो इस पता लगाना है कि इस मार्कर को किसने किसने हाथ लगाया था, किसने किसने हाथ लगाया था। और इस मान लो इस जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस 4-5 लोगों में से किसने इस मार्कर पे हाथ लगाया, कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले इस मार्कर को लोगे, इस पे प्रेजेंट जो सेल्स है वो लोगे, इस सेल्स को आइसोलेट कर लोगे, उसमें से डीएनए बाहर निकालोगे, उसको टुकड़ों में डालोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लोगे, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे उसका छापा ले लोगे, यानी सदन ब्लॉटिंग कर लोगे। उसके बाद क्या कर लोगे आप? डबल स्ट्रैंडेड उसको हीट करोगे, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? डीएनए प्रोब्स को ऐड करोगे। डीएनए प्रोब्स ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ आपको एक्सरे लेने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो 4% होंगे, मान लो पर्सन ए है, बी है और यहाँ पे सी पकड़ लेते हैं, ठीक है, 3% ले लेते हैं। एक ऐसा है, एक का डीएनए सीक्वेंस और ये इसका एनालिसिस करके आपको ये मिला है, ठीक है। फिर 4 जन का डीएनए और ले रहे हो आप, 4 का डीएनए का एनालिसिस करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद ऐसा एक्सरे फोटोग्राफी ऐसा मिल रहा है, फिल्म ऐसा मिल रहा है, ठीक है। एक जन का फिल्म ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, ठीक है। फिर एक जन का फिल्म जो है वो ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन तीनों में से तो क्या दिखाई देगा आपको? ये इससे मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला मैच नहीं कर रहा मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा, ये वाला और ये वाला चेक करो, ये तो मैच कर रहा है,
ये वाला मैच भी, ये वाला भी मैच कर रहा है, बट ये दोनों सिंगल सीन होने चाहिए तो डार्क है ना, तो ये भी मैच नहीं करेगा। लेकिन जब इधर देखो, ये वाला चेक करो, ये भी ऐसा है, ये वाला डार्क है, ये वाला डार्क है, ये वाला लाइट है, ये वाला लाइट है, ये वाला लाइट है, मतलब ये मैच कर गया। समझ में आ गया है? ये है बेसिकली बेटा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इस तरीके से क्राइम सीन से डीएनए को आइसोलेट करके विक्टिम का पता लगाया जाता है। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। लगभग 1.5 महीना चला है ये चैप्टर, है ना? ओके ओके, तो यहाँ पर आपका फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका हो जाता है कंप्लीट। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताना, अलग से उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। ओके, जय हिंद बेटा।